एवरीवन, डेली एडिटोरियल एनालिसिस में सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग 7 जुलाई 2026 का एडिटोरियल एनालिसिस करने वाले हैं। सो फर्स्ट न्यूज़ है टू टुगेदर। ये है आपका एडिटोरियल जो आप पॉज करके पढ़ सकते हो। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं। Japanese Prime Minister Sani Takaichi's visit to India comes amid flux in the global order. Okay? Uncertainty around the future direction of the Quad and rising certain concerns over China's assertiveness in the Indo-Pacific region. तो यहाँ पे जो जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर जिसकी वजह से वो कैंसिल हो चुका है अभी, उसका न्यूज़ है यहाँ पे। द विजिट रीअफर्म्ड इंडिया चाइना एफर्ट्स टू इंसुलेट bilateral ties from wider multilateral uncertainties। तो इंडिया और चाइना का जो रिलेशनशिप है उसको मजबूत करने के लिए यहाँ पे लाया गया था। तो सिक्योरिंग क्यों लाया गया था एक्चुअली वो देखते हैं। सिक्योरिंग द इंडो पैसिफिक एंड इंडिया जापान स्ट्रेटेजिक अलायंस के वजह से। सो अगर आप इसको अच्छे से देखो, इंडो पैसिफिक जो अलायंस उन लोगों ने बनाया था, स्ट्रेटेजिक अलायंस, द स्ट्रेटेजिक फाउंडेशंस जो है ऑफ FOIP, उसका द अपडेटेड फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक उसके बारे में दिया गया है। क्योंकि इंडो पैसिफिक में चाइना का थोड़ा बहुत अभी दबाव दिखने को मिल रहा है। कमिटमेंट ऑफ टू द रूल्स बेस्ड मेरीटाइम ऑर्डर, काउंटर रीजनल असर्टिवनेस और ड्राइवर्स ऑफ द कन्वर्जेंस मिल रहा है। ये दोनों होगा इसमें, ये नंबर 1 और ये नंबर 2। ओके, जो ड्राइवर्स ऑफ द कन्वर्जेंस है, रिंग फेंसिंग बायलैटरल कोऑपरेशन और काउंटरिंग रीजनल असर्टिवनेस। ओके, तो एक्चुअली अगर हम इसको अच्छे से देखें तो आप इसको पढ़ना वीडियो पॉज करके, स्ट्रेटेजिक फाउंडेशन और यहाँ ड्राइवर्स ऑफ कन्वर्जेंस, यही 2 टॉपिक है। अगर हम लोग एनर्जी सिक्योरिटी एंड मेरीटाइम कोऑपरेशन के बारे में बात करें तो अ जॉइंट स्टेटमेंट हमको देखने को मिलता है एम्फसाइजिंग कोऑपरेशन ऑन एनर्जी रेजिलेंस एंड मेरीटाइम एनर्जी ट्रांसपोर्ट चेन्स। डिस्ट्रप्शन हो रहा है, जो हो रहा है US इजराइल ईरान का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके ऊपर हाईलाइट कर रहा है। वल्नरेबिलिटीज़ इन गल्फ एनर्जी रूट्स में इंडिया एंड चाइना का जो एम है वो है सिक्योर द सी लेन्स कैरिंग एनर्जी सप्लाईज फ्रॉम वेस्ट एशिया टू ईस्ट एशिया। ये मेन एम है, तो इस एम को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद एग्रीमेंट जो हुआ है टू डेवलप नेवल प्लेटफॉर्म्स एंड इम्प्रूव मेरीटाइम डोमेन अवेयरनेस एंड सर्वेलेंस। ठीक है, अगर हम लोग रीजनल कनेक्टिविटी एंड एक्ट ईस्ट सिनर्जीज के बारे में बात करें तो जापान जो है उन्होंने सपोर्ट किया है फॉर इंडियाज़ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को एज अ गेटवे ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। याद रखना, भीमस्टेक जो है was identified as an important regional platform for cooperation। और जो हमारे इंटीग्रेशन है प्रोजेक्ट्स, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, वो जैसे बांग्लादेश का जो मातरबाड़ी पोर्ट है और उसके बाद विथ इंडियाज़ नॉर्थ ईस्ट कैन स्ट्रेंथन रीजनल वैल्यू चेन्स। तो बांग्लादेश का पोर्ट और इंडिया का नॉर्थ ईस्ट के साथ जोड़ने का प्लान है। इसके साथ कम्प्लीमेंट जो हमको मिलता है इंडिया का एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड जापान का रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को। अभी मैनेजमेंट ऑफ मेजर पावर जो कंपटीशन के साथ आएगा वो है इंडिया और चाइना का जो बैलेंस है, उनका रिलेशनशिप बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है विद बोथ चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स, इन दोनों के साथ। ओके, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है वो अगर देखें तो रादर देन ब्लॉक पॉलिटिक्स रिमेन्स सेंट्रल टू इंडियन फॉरेन पॉलिसी। बोथ कंट्रीज सीक इशू बेस्ड कोऑपरेशन while avoiding direct geopolitical confrontation। The partnership demonstrate middle power cooperation in an increasingly fragmented world order। तो थोड़ा सा हमको इन सब में मैनेज करना पड़ेगा। अगर हम लोग बात करें फ्यूचर ट्रांजेक्टरी ऑफ इंडिया जापान का जो रिलेशंस है उसके ऊपर, तो कोऑपरेशन जो है इज एक्सपांडिंग बियॉन्ड इकोनॉमिक्स इनटू डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी, एनर्जी एंड सप्लाई चेन। द पार्टनरशिप स्ट्रेचेस जियोग्राफिकली फ्रॉम साउथ एशिया टू पैसिफिक ओशन। इंडिया चाइना जापान का जो टाई है दिस आर इमर्जिंग एज स्टेबलाइजिंग पिलर इंडो पैसिफिक आर्किटेक्चर के वजह से, एंड सक्सेस डिपेंड्स ऑन सस्टेन पॉलिटिकल कमिटमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कोऑर्डिनेशन। तो इससे क्वेश्चन क्या आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है 15 मार्क्स का। PYQ हमको मिला है 2019 में 10 मार्क्स का आया था, ये आपको करना है।
ये जो स्टेटमेंट है इसको पढ़ के यू हैव टू कमेंट ऑन इट। और ये कुछ छोटे क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस करनी है। जो हमारा सेकंड है वो है हॉर्मुज़ के ऊपर। जो हॉर्मुज़ टू होम है इंडिया का रेजिलियंस इन अनसर्टेन टाइम्स का, तो ये आपका एडिटोरियल है। ओवरव्यू देखें तो रिसेंट टेंशन अराउंड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ रिवाइव कंसर्न ओवर ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी and supply chain disruption. Given that India imports nearly 90% of the crude oil requirements, okay, episode became a test of India's economic resilience, institutional preparedness and crisis management capability. अगर हम लोग पोस्टर को देखें तो देखो, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है अ क्रिटिकल चोक पॉइंट बन चुका है फॉर इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी। ग्लोबल स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस यहाँ पे मिलेगा। द इम्पैक्ट ऑन इंडिया के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से पढ़िए। इंडिया का जो क्राइसिस रिस्पॉन्स है एंड इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन के बारे में अगर देखें, गवर्नमेंट मेंटेनिंग कंटिन्यूअस एंगेजमेंट विद शिपिंग कंपनीज एंड डिप्लोमेटिक चैनल्स एंड मेरीटाइम अथॉरिटीज़, इन सब के साथ कॉन्टीन्यूस एंगेजमेंट बना के रखा है। कोऑर्डिनेटेड अफोर्ट्स जो है इंश्योर करता है सेफ मूवमेंट ऑफ इंडियन फ्लैग्ड वेसल एंड प्रोटेक्शन ऑफ सी फेरर्स। इंडिया का जो रिस्पॉन्स है वो रिफ्लेक्ट होता है इंक्रीजिंग इंस्टीट्यूशनल एजिलिटी डेवलप ड्यूरिंग कोविड-19 के टाइम पे हुआ था एंड सप्लाई चेन का जो डिस्ट्रप्शन है। तो कोऑर्डिनेशन जो है वो किसके बीच में होना चाहिए, मिनिस्ट्रीज, रेगुलेटर्स एंड इंडस्ट्री, वो हमारा की स्ट्रेंथ होगा। अभी देखो, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड अमिड एक्सटर्नल शॉक्स में क्या मिलता है हमको। जो ऑयल शॉक्स है जिसको हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं, ऑयल शॉक, जिस पर मतलब ऑयल शॉक्स तो हो ही रहा है, इन्फ्लेशन भी आ रहा है, रिमेन ब्रॉडली विद इन RBI का जो टारगेट बैंड है। इंडिया का जो कंटिन्यू चल रहा है इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज अभी चल रहा है, सपोर्टेड बाय डोमेस्टिक डिमांड एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अभी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स के बारे में अगर बात करें, वो रिकॉर्ड हो रहा है अराउंड 16% जो ग्रोथ ड्यूरिंग अप्रैल में FY27 आप देख लो, डिस्पाइट मैरीटाइम डिस्ट्रप्शन, तो ग्रोथ अच्छा है। द बैंकिंग सिस्टम जो है वो रिमेन वेल कैपिटलाइज एंड फाइनेंशियल मार्केट्स फंक्शन स्मूथली, तो वो बढ़िया हो रहा है, अभी स्टेबिलिटी है। तो एनर्जी मैनेजमेंट और अगर हम डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी के बारे में बात करें तो इंडिया का जो अडॉप्टेड है एक कैलिब्रेटेड अप्रोच हम लोग को देखने को मिल रहा है, बैलेंसिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। पॉलिसी जो टूल्स वो क्या क्या इंक्लूड करता है, सप्लाई डाइवर्सिफिकेशन, इन्वेंटरी मैनेजमेंट एंड डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट विद सप्लायर्स। जो हमको एक्सपांशन देखने को मिलता है वो है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम लोग CGD कहते हैं नेटवर्क्स में। फ्रॉम 55 जोग्राफिकल एरियाज इन 2014 में कितना था, 55 2014 में, अभी 300 हो चुका है 2026 में। ये एनर्जी फ्लेक्सिबिलिटी को काफ़ी इम्प्रूव करता है। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, रिफाइनरी एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रूड सोर्सिंग को एनहेंस करके रेजिलियंस बनाया है। अगर हम लोग बिल्डिंग लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक रेजिलियंस के बारे में बात करें तो रेजिलियंस को क्रिएट कैसे करेंगे, थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर, डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन और इंस्टीट्यूशनल प्रिपेयर्डनेस से। इमरजेंसी रिस्पॉन्स अलोन काम नहीं करेगा, RBI का भी मेजर चाहिए, जैसे कि फॉरेक्स स्वैप फैसिलिटी, फॉरेन करेंसी डिपॉजिट स्कीम, ओके, जो हमको एक्सटर्नल सेक्टर स्टेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा लॉजिस्टिक में, पोर्ट्स में, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में, ताकि जियोपॉलिटिकल शॉक्स को कम हो जाए। जैसे ये वॉर वगैरह हो रहा है ईरान, इजराइल और USA में, जिसकी वजह से काफ़ी जियोपॉलिटिकल शॉक्स देखने को मिलता है, नुकसान देखने को मिलता है, वो कम हो जाएगा जितना इन्वेस्टमेंट हम लोग अच्छे से करेंगे। इंस्टीट्यूशनल जो कैपेबिलिटी है, इट विल बिकम अ मेजर कम्पिटिटिव एडवांटेज इंडिया के लिए। इट विल मूव टूवर्ड्स विकसित भारत 2047, जो मेन टारगेट है, विकसित भारत 2047। क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ये वाला एक क्वेश्चन आएगा, 15 मार्क्स का है, ये आपको प्रैक्टिस करना है। PYQ हमको 2017 में 15 मार्क्स का ये देखने को मिला था। यू हैव टू डू इट, इसको आपको एनालाइज करके लिखना है। और ये कुछ छोटे क्वेश्चंस है, ये आपको करने हैं। सो दिस इज़ फॉर ऑल, ओके, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।